उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर समूहों की महिलाओं को चौपे सेक और प्रमाण पत्र। महिलाओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। रामनगरी अयोध्या में आज से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। 7 दिनों तक चलेगी विशेष पूजा अर्चना। पूरे देश को है विशेष ऐतिहासिक पलों का इंतजार। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। फिलहाल नहीं होगा विवादित जगह का सर्वे। 23 जनवरी तक मांगा जवाब। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी का छापा। जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 से अधिक स्थानों पर तलाशी। सुमित नागल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार जीत। पहले दौर में 31वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुबलिक को दी शिकस्त। रमेश कृष्णन के बाद ग्रैंड स्लैम में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का शुभारंभ किया। पीएम ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। 500 एकड़ में फैली ये एकेडमी अप्रत्यक्ष कराधान और नारकोटिक्स नियंत्रण प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है। ये विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय संबंध सेवाओं, राज्य सरकारों और भागीदार देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और वहीं NACIN के नए परिसर के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में हुए टैक्स सुधार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास से देश के ईमानदार करदाताओं को लाभ हुआ है। पीएम ने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स में दी गई छूट से करदाताओं को भारी रकम की बचत हुई है। सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के ईमानदार करदाता देख रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया टैक्स देश के विकास में लग रहा है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह से करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकार टैक्स के रूप में जो कुछ जनता से ले रही है उसे विकास पर खर्च करके जनता के चरणों में फिर से समर्पित कर रही है और यही राम राज्य का संदेश है। आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। और प्रधानमंत्री ने लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजन को अपना सौभाग्य बताया। पीएम ने कहा कि वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और इस अवधि में वो वीरभद्र मंदिर में भगवान का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए हैं।
मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु राम सामाजिक जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो NACIN के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। पीएम ने राम राज्य की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने वहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लेपाक्षी का रामायण में खास स्थान है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां घायल होने के बाद जटायु गिरे थे। माता सीता का हरण करके ले जा रहे रावण का रास्ता जटायु ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जटायु रावण के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। जटायु ने दम तोड़ने से पहले भगवान राम को बताया कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। फिर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। पीएम ने वीरभद्र मंदिर में तेलुगु में रंगनाथ रामायण पाठ सुना। बाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में दर्शन और पूजन को अपना सौभाग्य बताया। प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था, अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। राम राज्यवासीत्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समं चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासीत्वम। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय के तुरा के बालजेक हवाई अड्डे में स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में बताकर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने सरकार की महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
The Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. और राष्ट्रपति ने महिलाओं को बताया कि दुनिया में भारत सबसे आगे हो, इसके लिए देश की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इस दौरान मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा उपराष्ट्रपति का दुशाला, प्रसाद और पुष्पमाला भेंट कर स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की चित्र दीर्घा का भी अवलोकन किया। भाजपा द्वारा दीवार लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा के दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बनाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया। एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े वेदियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत बहुत सारी विकासात्मक चुनौतियों के साथ $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के करीब है। उन्होंने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच पर प्रतिद्वंदिता के बीच ऊर्जा विषय पर आयोजित एक सत्र में ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में भारत की हिस्सेदारी 25% की होगी। We are close to a $4 trillion economy, but with a lot of developmental challenges. That involves, and you referred to it as a fast growing, I've also heard the word fastest growing. Well, we are currently, I think the last 3 quarters, our rate of growth was upwards of 7.2, 7.3%. और दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्मृति ईरानी ने वी लीड नामक महिला लीडरशिप लाउंज लॉन्च किया। महिला नेतृत्व लाउंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समर्थित महिला नेतृत्व विकास के दृष्टिकोण का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन के दौरान स्मृति ईरानी और उद्योग जगत के दिग्गजों के शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये लाउंज अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को प्रदर्शित करता है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अवसरों पर व्यापक चर्चा करने का मंच प्रदान करता है। वी लीड लाउंज महिलाओं के नेतृत्व को समर्पित भारत की पहली
पहल है जो विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस पहल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये अग्रणी पहल भारत का पहला महिला लीडरशिप लाउंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समर्थित महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। CII के सहयोग से महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से संचालित और गेट्स फाउंडेशन की ओर से समर्थित ये लाउंज महिलाओं द्वारा प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किए। पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस मौके पर स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड 2023 प्रदान करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप सेक्टर को अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी काम करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। India has remarkable potential in the field of tourism. Tourism provides huge economic activity. Tourism provides huge jobs and work opportunities. Tourism has the potential to truly take a common man also into the ecosystem of tourism, because it has a variety of opportunities, variety of things that are associated with tourism, which can expand work, job, economic activity and incomes for those startups who come up with smart ideas around tourism. राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसका मकसद नवाचार और उद्यमशीलता को मान्यता देना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इन 8 साल के दौरान देश में स्टार्टअप की संस्कृति विकसित हुई है। 2016 में जहां देश में महज 400 स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 1,17,000 तक पहुंच गई है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। साल 2024 में नया बिजली बिल आने वाला है, जिसके तहत न केवल ग्राहकों को बिजली सस्ती मिलेगी, बल्कि 25 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी अब किसी तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। पहली बार ओपन एक्सेस नीति को भी लागू किया जाएगा, जिसके तहत बिजली खरीदने वाले अपने हिसाब से बिजली कंपनियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजली कानून 2024 के नए नियमों की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार अब 25 मेगावाट तक बिजली बनाने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। आने वाला ये विधेयक नई बिजली व्यवस्था बनाने और आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। इस विधेयक में बिजली उत्पादन कंपनियों के हितों को ध्यान रखते हुए उत्पादित बिजली की न्यूनतम कीमत तय करने की सीमा रखी गई है, तो वहीं ग्राहकों के हितों का भी ध्यान रखते हुए डिस्कॉम के लिए बिजली की अधिकतम दरों को भी तय करने की व्यवस्था ये बिल करता है। बिजली कानून 2024 के नए नियमों की ड्राफ्ट अधिसूचना की बात करें तो 25 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने के लिए अब कंपनियों को लाइसेंस की जरूरत नहीं। कंपनी को बिजली ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। कंपनी को उसका संचालन करने और उसकी बिक्री के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली के नए नियमों के जरिए पहली बार देश के बिजली सेक्टर ओपन एक्सेस को लागू करने की व्यवस्था की गई है। जैसे आप अपने मोबाइल के लिए किसी भी मोबाइल कंपनी का सिम ले सकते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। नए प्रावधानों के अनुसार ग्राहक अपनी पसंद की बिजली उत्पादन कंपनी से बिजली खरीद सकता है। प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी। ओपन एक्सेस के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली भेजने की लागत
ट्रांसमिशन लागत जैसे शुल्कों को कम करने की व्यवस्था इसमें की गई है। बिजली के नए प्रावधानों के अनुसार अगर राज्य सरकारें अपनी तरफ से बिजली में सब्सिडी की घोषणा करती हैं तो सब्सिडी की राशि डिस्कॉम को समय पर देनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा इसके लिए संबंधित अधिकारी को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये बिल संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन जल्द ही ये बिजली संशोधन विधेयक 2022 का स्थान लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एक्स पर कहा कि 22 जनवरी को जब भारत अयोध्या धाम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनेगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू भावनाओं की घोर उपेक्षा करते हुए कोलकाता और बंगाल के सभी प्रखंडों में राजनीतिक कार्यक्रम सर्वधर्म रैली की घोषणा की है। ये उस दिन सांप्रदायिक टकराव के लिए जमीन तैयार करने के अलावा और कुछ नहीं है, जब हिंदू उपवास करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और मंदिरों का दर्शन करेंगे। सभी ने देखा है कि कैसे उन्होंने पूरे बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव करने दिया, जबकि 6 दिन बाद हनुमानोत्सव के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई जब केंद्रीय बल तैनात किए गए थे। हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही पुरुलिया में साधुओं को पीटा गया, जबकि शेख शाहजहां जैसा अपराधी लगातार फरार है। ममता बनर्जी को राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने से बचना चाहिए और 22 जनवरी को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। राज्य की कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और उस दिन किसी भी अप्रिय घटना के लिए वो अकेले जिम्मेदार होंगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में कैडेटों को रोमांचकारी जीवन जीना सिखाया जाता है और इसके तहत ही कैडेट सीख पाते हैं घुड़सवारी भी। जी हां, एनसीसी के देश भर के घुड़सवार कैडेटों के बीच नई दिल्ली में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में आयोजित हॉर्स शो में घुड़सवार एनसीसी कैडेटों ने हैरत अंगेज कारनामों से घुड़सवारी प्रतियोगिता देखने आए लोगों का मन मोह लिया। विजेता कैडेटों को इस प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस हॉर्स शो में क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद रहे। विजेता कैडेटों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। Yeah, the team who picks up the and coming and approaching to his back and he picks off. Here jump number 9. एनसीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार बने पंजाब निदेशालय के जसनप्रीत सिंह। बढ़िया लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आज। और सर जी एक जुनून आता है सर जी अंदर घोड़ा चलाने का, बहुत अच्छा है सर। उस्तादों की मेहनत और अपनी सर जी खुद की सर जी बहुत मेहनत है सर। घोड़े के साथ किस तरह दोस्ती हो जाती है, क्योंकि घोड़ा एक जानवर है, आप उसे किस तरह समझा पाते हैं? मेरा प्रोफेशन वेटनरी साइंस में है तो उससे काफ़ी मदद मिलती है और हमेशा से मतलब था कि करना है, मतलब हमेशा से इंटरेस्ट था इस साइड में, तो इतना मुश्किल कभी लगा नहीं। महाराष्ट्र निदेशालय के मनदीप सिंह को मिली है बेस्ट एंड पैगर की ट्रॉफी। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जीसीओ सर, एनसीओ साहब एंड सीओ सर एंड क्वार्टर मास्टर सर, उनसे ही सीख के बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने बहुत 1 साल प्रैक्टिस की इसके लिए। मेहनत की थी सर, आज उसका हमें फल मिला जो अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा। किस तरह से जोश और जुनून इन कैडेटों में साफ देखा जा सकता है। इन कैडेटों की जो हाथ में ट्रॉफी दिखाई दे रही हैं, ये उनकी साल भर की मेहनत है। घुड़सवारी करते हैं और अपने घोड़ों को समझाते हैं कि किस तरह से इन्हें बाधाओं को पार करना है और बाधाओं को पार करके जो जीत मिलती है वो इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पूरे उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से कोहरे का घनी चादर जो है वो बनी हुई है और जिससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह करीब 3 घंटे तक घना कोहरा रहेगा। घने कोहरे का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर में देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में 3 से 4 डिग्री तापमान अभी बना रहेगा।
कैसा कोहरा बन रहा है, कब टाइम में बना, कितना लंबा टाइम रहा, कितना इंटेंसिटी रहा। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, हम इंटेंसिटी देते हैं, डेंस देते हैं। जैसे काल के लिए हम 2 से 3 घंटा डेंस फॉग बन सकता है सुबह, इसलिए ऑरेंज कलर रखे हैं दिल्ली में। मेनली जो है दिन का तापमान जो है कोल्ड डे, बिकॉज जो लो क्लाउड है, डेंस फॉग है, वो रहेगा। और ये जो है मेनली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उसके साथ साथ जो बिहार का कुछ हिस्सा है, यहाँ कोल्ड डे रहेगा। रात का तापमान अगर गिरता है तो कोल्ड वेव बोलते हैं, जो सुबह तक रिकॉर्ड होता है। और दिल्ली का अगर बात करें, 3 से 4 डिग्री तापमान चल रहा है। जैसे सफदरजंग में 3.5 और 4 डिग्री लास्ट 4 to 5 डेज चल रहा है। तो कोल्ड वेव कंडीशन लाइकली टू ऑल्सो, ये जो जगह है ये सारे जगह में रहेगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश। और आइए अब चलते हैं रामनगरी अयोध्या। अयोध्या अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। वहीं गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में जला दिया गया है। साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर का प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। ये घड़ी नजदीक ही आ गई है, महज 6 दिन और बचे हैं। अयोध्या में वो शुभ वेला करीब है। नए श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। देश भर के 121 आचार्य समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न आचार्यों ने बताया कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जाएगी और इस पूजा की क्या कुछ विशेषता है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व पूरी दुनिया देख रही है। भगवान राम अपने स्थान पर विराजित होने वाले हैं। सभी को एक ही बात सबसे विशेष है, सभी के मुंह पर राम का नाम है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उस राम नाम के अलावा सारी बातें गौण हैं, उसी का सबको ध्यास लगा हुआ है, मन में एक ही बात बैठी हुई है बस। वहीं गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में जलाया गया। खास बात यह है कि ये अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है और ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस मौके पर नृत्य गोपाल दास महाराज ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत समेत दुनिया भर को राममय कर देगा। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पिंक ऑटो सेवा का अयोध्या में आनंद उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण रहित ये वाहन अयोध्या के लोगों के लिए एक सराहनीय कदम है। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने
अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है, बहुत ही अभिनंदनीय प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उन स्थानों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा जहां आम जनता या आम लोग रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर हम तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से उपहारों के आने का सिलसिला भी जारी है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा कहाँ पीछे रहने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ताल मृदंग की ध्वनियों के साथ 1000 किलोग्राम लड्डुओं का भोग अयोध्या भेजा गया है। तो दूसरी तरफ पेठे के लिए मशहूर ताज नगरी आगरा से 56 अलग अलग किस्मों के प्राचीन पेठे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 7 दिन के विशेष अनुसंधान की शुरुआत हो गई है। आज के अनुष्ठान में क्या रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरेंद्र प्रताप सिंह। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले आज से अयोध्या में 7 दिनों के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जो जजमान नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने आज 10 विधि स्नान के साथ सरयू में डुबकी लगाई और उन तमाम अनुष्ठान का पालन किया, जिसके माध्यम से जजमान को भगवान के आह्वान के करने के मुताबिक तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र वेदों में किया गया है और उसकी प्रक्रिया को लिखा गया है कि आखिर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम प्रकार के जो अनुष्ठान हैं उनको करना है। आज जो 10 विधि अनुष्ठान किया गया, जिसके माध्यम से सरयू में स्नान हुआ है, उसका मुख्य जो प्रयोजन होता है वो होता है कि यजमान शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध कर ले कि वो भगवान को आह्वान करने लायक की स्थिति में पहुंच जाए। आज से इस अनुष्ठान की जो शुरुआत हुई है, अगले 7 दिन यानी 22 जनवरी तक वो चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री भी 22 जनवरी तक 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पे लगातार उन तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनका पालन करने के लिए तमाम तरीके से उनसे कहा गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम बाल स्वरूप में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से विराजने वाले हैं और 500 वर्षों से चला आ रहा जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ आरेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या धाम से, डीडी न्यूज के लिए। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले ने राम की भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। भदोही जिले के जोरई के खावाबीर गांव के ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि जब अयोध्या में मंदिर बनेगा तब गांव के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के जोरई के खावाबीर गांव के ग्रामीणों ने भगवान राम की भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली तब गांव में राम का मंदिर बन रहा था और उसी वक्त ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि जब अयोध्या मंदिर बनेगा तब गांव के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
30 वर्षों बाद अब ग्रामीणों का संकल्प पूरा हो रहा है। गांव में उत्सव का माहौल है और अब मंदिर में भगवान राम जानकी की प्रतिमा स्थापित करने के साथ 22 जनवरी को उत्सव मनाए जाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में बड़ा विवाद हुआ, गोली चली। हम लोगों ने ये सोचा कि जब हमारे श्री राम जिनका जन्मस्थली वहाँ है, वे ही वहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम लोग अपने गांव में कैसे बैठाएंगे। तो हम लोगों ने ये प्रण कर लिया कि जब श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे तो हम लोग अपने गांव में भी भगवान की मूर्ति की प्रतिस्थापना करेंगे। और जो कि आज हम लोगों का जो है मतलब संकल्प पूरा हुआ। गांव के पंचवटी मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और अब अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही इन ग्रामीणों का संकल्प भी पूरा हो रहा है। अब ये लोग भगवान श्री राम के अलौकिक दर्शन का भी आनंद उठा पाएंगे। हम लोग बहुत हर्षोल्लास से भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा आज से स्टार्ट हो गई है। 22 तारीख को हम लोग श्री राम आगमन महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें जनपद के सभी अधिकारियों को, सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है और सारे समुदाय के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। अब पंचवटी मंदिर पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी हो रही है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की प्रतिमा भी आ गई है, जिसका अनुष्ठान भी मंदिर में चल रहा है। प्रतिमा को पूरे गांव में भ्रमण कराकर 22 जनवरी से पहले स्थापित किया जाएगा और 22 जनवरी को राम उत्सव मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान जन भागीदारी 15 करोड़ के पार हो गई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है और इस दौरान 9,350 शहरी क्षेत्रों और 2,18,345 ग्राम पंचायतों तक आईसी वैन पहुंच चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और केरल के कोची का रुख करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है और जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।